हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं और 21 जनवरी को उसका पेपर होना है। तो आज की इसी सीरीज़ में हम शुरू करते हैं यूनिट ए बाल विकास, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। बाल विकास में टॉपिक फर्स्ट है विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा के बारे में, विकास की विशेषताओं के बारे में, विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में, विकास के पक्ष के बारे में, विकास की अवस्थाएं व उनकी विशेषताओं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास और अधिगम में संबंध क्या होते हैं। तो विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध के अंतर्गत हम ये 7 सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हम विकास की अवधारणाओं के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। एक महान मनोवैज्ञानिक थे हरलॉक। उन्होंने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं व विशेषताएं प्रकट होती हैं। अर्थात जैसे जैसे किसी एक बालक का विकास होना प्रारंभ होता है तो उसमें अलग अलग योग्यताएं और उसकी विशेषताओं में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और उसकी योग्यताएं और विशेषताओं में जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं को हम विकास कहते हैं। अब विकास में 2 चीज़ें आती हैं, एक परिपक्वता और एक अधिगम। परिपक्वता क्या होती है हम पहले ये जानते हैं। परिपक्वता मतलब जो हमारे आयु के साथ परिवर्तन होते हैं। जैसे एक बालक है, वह बड़ा हो रहा है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसके बाल बढ़ रहे हैं, उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो वह परिपक्व हो रहा है। अर्थात अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब सीख कर होने वाले परिवर्तन। जैसे कोई बालक बड़ा हो गया, फिर उसे हम पहाड़ा सिखाते हैं या फिर जोड़ सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, काखा गागा सिखाते हैं, तो यह उस अधिगम कहलाता है। तो अर्थात बच्चों के विकास में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम के परिणाम स्वरूप भी होता है और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप भी होता है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे विकास और अधिगम में अंतर क्या होता है। विकास और अधिगम में अंतर। विकास और अधिगम में अंतर क्या होता है? देखो, विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों होते हैं। जैसा भी मैंने बताया आपको कि विकास की परिभाषा के अंतर्गत हम परिपक्वता और अधिगम दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन अगर अधिगम की बात करें तो अधिगम केवल सीखना होता है। तो यदि पूछा जाए कि क्या विकास परिपक्वता अधिगम दोनों को शामिल करता है तो ये सही होगा। फिर यदि पूछा जाए कि अधिगम में केवल सीखना होता है तो यह सही होगा। इसके बाद बात करते हैं विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विकास की विशेषताओं के बारे में बात करें तो विकास जन्म के पूर्व प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, ओम टू टोम्ब। ओम मतलब गर्भ से लेकर के कब्र तक, मतलब विकास हमेशा बालक के माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता रहता है। अर्थात यह बिल्कुल भी नहीं है कि जब एक बालक विद्यालय जाता है तभी वह केवल शिक्षा ग्रहण करता है और वह उसके अंदर विकास होता है। विकास जन्म लेने से पहले से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अर्थात विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं होती है। जैसे बालकों में पहले शारीरिक विकास हो रहा है, फिर मानसिक विकास हो रहा है, फिर बौद्धिक विकास हो रहा है, तो उसका एक निश्चित क्रम होता है। अचानक से विकास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। इसका क्या मतलब होता है? दर भिन्न भिन्न होती है मतलब कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग बालकों में, अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि यदि एक बालक को फिर 5 तक टेबल आ रहा है तो दूसरे बालक को भी 5 तक टेबल आए। हो सकता है उसे 2 या 3 तक ही टेबल आता हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तियों के अनुसार विकास की दर भी भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद बात करते हैं कि विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अर्थात पहले कुछ सामान्य गुणों का विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट गुणों का विकास होता है। जैसे एक बालक पहले अक्षरों का ज्ञान उसे कराया जाता है, जैसे काखा गागा सिखाया गया। काखा गागा जब वह सीख जाता है तब वह उन अक्षरों को जोड़कर शब्दों को कहना शुरू करता है। अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का क्रम होता है। अब विकास की 5वीं विशेषता के बारे में जाने तो विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रभावित करते हैं। अर्थात विकास के जितने भी पक्ष, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, ये सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे यदि बालक
एक बालक शारीरिक रूप से पूरी तरीके से विकसित होगा और अच्छे से वह खेल कूद लेगा, तो खेल कूद सकेगा, तो उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। या अगर एक शारीरिक रूप से क्षमता वाला बालक होगा तो वह आसानी से किसी खेल कूद में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एक व्यक्ति में विकास लगातार होती है, यह कभी रुकता नहीं है। विकास के दो आधार होते हैं, एक होता है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम कैसे? जैसे एक बालक को जो गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, अपने परिवार से प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलते हैं वंशानुक्रम। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों में हमारा स्थानांतरण होता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण, जैसे जो बालक जिस वातावरण में रहता है वह उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है और वह उन्हीं के अनुसार वातावरण के अनुसार विकास करने लगता है। विकास के दो कारक भी होते हैं। कारक अर्थात जो इसे प्रभावित करते हैं, जैसे परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता, बालक को जिस प्रकार से उसके आयु में परिवर्तन होता जाएगा उसके विकास में भी परिवर्तन होते जाते हैं, और बालक के सीख कर जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार भी उसके विकास में परिवर्तन होते जाते हैं। तो विकास के दो आधार कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण। दो कारक पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग? परिपक्वता और अधिगम। अब आगे हम बात करते हैं विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। जैसे विकास क्या हो गया, अभी मैंने बताया। विकास क्या होता है, उसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहा जा सकता है कि सीख कर होने वाले परिवर्तन और आयु के साथ होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। अब विकास और वृद्धि दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनके अर्थ को हम समझते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अभी मैंने आपको बताया कि जो विकास होता है वो माता के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, मतलब विकास कभी रुकता नहीं है। लेकिन जो वृद्धि होती है उसकी एक निश्चित आयु होती है। जैसे एक बालक है, उसकी जो लंबाई है वो 18-19 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जो वृद्धि होती है उसकी एक निश्चित आयु होती है, लेकिन विकास का कोई निश्चित आयु नहीं होता है, वह जीवन पर्यंत होता रहता है। चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या वह बालक कहीं बाहर हो, तब भी उसके विकास में परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि विकास में जो महत्वपूर्ण दो उसके कारक हैं वो परिपक्वता और अधिगम है। मतलब वह जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ सीखेगा, और वह कुछ भी सीखा तो उसके विकास में परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया चल रही है। विकास गुणात्मक होता है और अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। मतलब अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। जैसे लंबाई को नापी जा सकती है कि 5 फीट है, 4 फीट है, लंबाई को नापा जा सकता है, लेकिन विकास को नापा नहीं जा सकता है। विकास अमूर्त होता है। विकास जीवन पर्यंत तो चलता रहता है, लेकिन विकास हमें दिखता नहीं है कि कितना विकास हुआ। हम कह नहीं सकते हैं कि आज 2 किलो विकास हो गया या 2 फुट विकास हो गया। ऐसे हम विकास को किसी इकाई में माप नहीं सकते हैं, ना तो वो हमें दिखाई देता है। जैसे हमें गणित सीखना, गणित अगर हम सीखते हैं तो हम कितनी गणित सीखें ये किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, बस हमारे अंदर विकास हो गया है। लेकिन लंबाई का बढ़ना ये एक मूर्त होती दिखता है। जैसे एक बालक अगर 5 साल का है तो लगेगा कि हाँ छोटा है, लेकिन जब वह 12 साल का हो जाएगा तो उसकी लंबाई को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि क्या होती है? मूर्त होती है। मूर्त मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई दे, अमूर्त मतलब होता है जो चीज़ें हमें दिखाई ना दे। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। विकास, बाल विकास पढ़ रहे थे, हमारे सीटेट के यूनिट फर्स्ट ए है ये। इसमें हम लोगों ने भी क्या पढ़ा? विकास की अवधारणा पढ़ा, जिसके में हम लोगों ने हरलॉक के अनुसार विकास की परिभाषा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि विकास को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तन और सीख कर होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। विकास और अधिगम में अंतर को जाना। क्या होता है अंतर? कि अधिगम केवल सीखना होता है और विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों शामिल होती है। ठीक बात। अब हम इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विकास की विशेषताएं। आप लोग भी बारी बारी से बोलेंगे। पहला क्या था? विकास जन्म के पूर्व प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है, मतलब ओम टू टोम, गर्भ से कब्र तक।
विकास का एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात विकास अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। तीसरी विशेषता क्या होती है? विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। चौथी विशेषता विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब पहले सामान्य कुछ विशेषताएं विकसित हो जाती हैं, उसके बाद वो विशिष्ट विशेषताओं में परिवर्तन होना शुरू होता है। विकास के एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़े होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास रुकता नहीं है। विकास के दो आधार है, वंशानुक्रम और वातावरण, और विकास के दो कारक होते हैं, परिपक्वता और अधिगम। अब इसके बाद हम लोगों ने बात किया विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। आप लोग खुद भी याद करेंगे, इसको बोलेंगे। पहला क्या था? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है, और एक निश्चित आयु तक होने वाली प्रक्रिया वृद्धि कहलाती है। विकास गुणात्मक होता है जबकि वृद्धि परिमाणात्मक होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विकास अमूर्त होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है ये मूर्त होती है। अमूर्त मतलब जो हमें चीज़ें दिखाई ना दें, और मूर्त मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई देती हों। विकास, अब हम बात करते हैं इसके आगे कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, अर्थात किसी एक बालक में विकास और वृद्धि दोनों चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि विकास हो रहा है तो वृद्धि नहीं हो रही है, या वृद्धि हो रही है तो विकास नहीं हो रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ होती रहती हैं, इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके बाद मानव विकास में विकास और वृद्धि दोनों सम्मिलित है। वही जो मैंने अभी बताया आपको कि किसी बालक का जब विकास होता है तो उसमें विकास और वृद्धि दोनों साथ में होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर बालक की लंबाई बढ़ रही है तो उसकी लंबाई बढ़ रही है तो उसका विकास नहीं हो रहा है, या उसकी मानसिक क्षमता में भी वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास में, मानव विकास में या ह्यूमन डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट और वृद्धि या अभिवृद्धि दोनों साथ में होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विकास के पक्ष के बारे में। विकास के पक्ष क्या क्या होते हैं? जैसे अभी आपको मैंने बताया, विकास की विशेषताओं में पढ़ाया कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो पक्ष होते क्या हैं, अब जान लेते हैं इसके बारे में। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मनश्चालक विकास, मनोगतिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, गामक विकास, और इंग्लिश में से कहते हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट। इसके इतने नाम है, सारे नाम एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कोई भी एक नाम दे करके पेपर में पूछा जा सकता है। फिर संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, इंग्लिश में से बोलते कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चौथा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। पांचवा भावात्मक या संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद नैतिक या चारित्रिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद भाषाई विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। एक बार सब लोग बोलेंगे साथ में, शारीरिक विकास, मनश्चालक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, भाषाई विकास। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं कि आखिर शारीरिक विकास क्या होता है, मनश्चालक विकास क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास क्या होता है? तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें 3 चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है, क्या है, क्यों है और कैसे। तो शारीरिक विकास क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाना, मतलब किसी शरीर को यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा शारीरिक विकास बहुत अच्छा है। अरस्तु ने बताया है इसके बारे में। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और बीएड या बीटीसी में आप लोगों ने शिक्षा की परिभाषा में भी अरस्तु के बारे में पढ़ा होगा कि अरस्तु ने शिक्षा के परिभाषा में भी यही बात कही थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है, या शिक्षा की परिभाषा उन्होंने यही दी थी। तो अरस्तु ने भी कहा है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें हमारा जो मस्तिष्क होगा वो भी स्वस्थ रहेगा और वो अच्छे से काम करेगा। उसके बाद कैसे करें, हम शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बनाएं? तो हमें नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। ड्राइडन ने भी शारीरिक विकास के बारे में कहा है कि पहले मनुष्य अपनी आदतों का निर्माण करता है, फिर वे आदतें उस मनुष्य का निर्माण करती हैं। ड्राइडन का कथन शारीरिक विकास पर क्या था, ये आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा था। नियमित चिकित्सा जाँच कराएं और संतुलित आहार दें।
अब शारीरिक विकास के बाद हम बात करते हैं मनश्चालक विकास के बारे में। मनश्चालक विकास के बारे में भी हम 3 चीज़ जानेंगे, क्या, क्यों और कैसे। शरीर के अंगों में समन्वय का विकास करना। समन्वय मतलब तालमेल, मतलब यदि हमारे सभी अंग एक साथ ढंग से संतुलित होकर काम कर रहे हैं तो उसे हम मनश्चालक विकास कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता होती है। जैसे साइकिल अगर हमें चलाना है तो हमारा मनश्चालक विकास अच्छा होना चाहिए। लिखना है, रोटी बनाना है, अब जैसे यदि हम रोटी बना रहे हैं लेकिन हमारा हाथ ही काम नहीं कर रहा है तो हम रोटी नहीं बना सकते हैं। या शल्य चिकित्सक, जैसे शल्य चिकित्सक में पूछा जाए कि डॉक्टर जो होते हैं उनमें कौन सा पक्ष सबसे अधिक विकसित होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनमें विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक विकसित होना चाहिए, तो मनश्चालक विकास। मनश्चालक विकास मतलब साइकोमोटर। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क और उनके शरीर के अंगों में यदि समन्वय अच्छा नहीं होगा तो वे अच्छे से शल्य क्रिया या ऑपरेशन या किसी मरीज को देख नहीं पाएंगे। पायलट भी उसी तरीके से हो गया, पायलट में भी मनश्चालक विकास सबसे अधिक होना चाहिए। कैसे करें? शरीर के अंगों में समन्वय का अभ्यास करें, मतलब शरीर के अंगों में हम समन्वय कैसे करें, जैसे योगा करें, मेडिटेशन करें, तो उससे हमारा मनश्चालक विकास अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञान, कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब होता है कॉग्निशन, संज्ञान, जानना, समझना, अवबोध करना। तो संज्ञान का शाब्दिक अर्थ अगर हम जाने तो भी जानने से होता है या समझने से होता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है समझ का विकास, मतलब यदि बालकों में समझ का विकास, वो समझना शुरू कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। क्यों करें संज्ञानात्मक विकास? जिससे छात्र जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें। यदि बालकों में संज्ञान या समझ का विकास नहीं हुआ रहेगा तो उनके आगे यदि कोई उनकी समस्या आएगी तो वो उस समस्या का समाधान आसानी से नहीं कर पाएंगे। कैसे करें समाधान? ये समस्या समाधान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं कि इसके सही क्रम क्या है इसके समस्या समाधान के। सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, योजना का मूल्यांकन। तो सबसे पहला क्रम क्या हो गया? समस्या की पहचान, दूसरा समस्या का विश्लेषण। पहले हम समस्या यदि कोई आती है तो उसका पहचान करते हैं कि उसमें समस्या आखिर इन समस्या है क्या। फिर समस्या का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण मतलब कि उसके कौन कौन से छोटे छोटे पहलू हैं जहाँ समस्याएं आ रही हैं। फिर योजना निर्माण, फिर उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम योजना बनाते हैं। फिर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, मतलब उस योजना को लागू किया जाता है। फिर योजना का मूल्यांकन किया जाता है कि मैंने जो योजना बनाया था क्या वह योजना, उस योजना से उस समस्या का समाधान हो पाया है कि नहीं हो पाया है। अच्छा, समस्या होती क्या है? किसी व्यक्ति के लक्ष्य में आने वाली बाधा, मतलब समस्या को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं उसमें जो बाधाएं आती हैं उसे हम समस्या कहते हैं। ठीक है, समस्या की ये जो स्टेप्स हैं समस्या समाधान के, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है भावात्मक विकास। भावात्मक विकास, भावात्मक विकास क्या होता है अगर हम जाने तो भावों के प्रबंधन का विकास था। तो यदि बालक अपने भावों को आसानी से प्रबंधन उसका कर पाता है तो उसे हम कहते हैं कि उसका भावात्मक पक्ष अधिक विकसित है। जैसे यदि किसी को बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, भूख उसे बार बार लग रही है, वो अपने भाव पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं उसका भावात्मक पक्ष बहुत वीक है या कमज़ोर है। हमें भावात्मक विकास क्यों करना चाहिए? जिससे छात्र भावात्मक समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। अर्थात जैसे अगर यदि हम बच्चों में भावात्मक विकास उनके अंदर भावात्मकता का विकास करेंगे तो उनके पास जो भी कोई समस्याएं आएंगी उसका भी आसानी से समाधान कर सकेंगे। अब हम भावात्मक विकास करें कैसे? तो ज़्यादा से ज़्यादा भावात्मक समस्याओं के समाधान का अवसर दें। जैसे यदि कोई बालक है और उसका दूसरा जो मित्र है वह शारीरिक रूप से अक्षम है तो हम उस बालक को अपने मित्र की सहायता करने के लिए कहें, उसे पढ़ाई में
में मदद करने के लिए कहें, जिससे वह उसकी भावनात्मक समस्याओं को समझ सके और उसके समाधान को भी वह आसानी से कर सके। फिर हम बात करते हैं सामाजिक विकास क्या होता है। तो समाज से समायोजन का विकास, अर्थात समाज से समायोजन मतलब क्या होता है कि कैसे एक बालक अपने समाज के वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। सामाजिक विकास अर्थात अपनी संस्कृति को जानना और उसमें रहने का तरीका सीखना, इसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास में संस्कृति के घटक होते हैं, जैसे अच्छे मूल्य, विश्वास, अच्छे व्यवहार, भौतिक वस्तुओं का सही प्रयोग। भौतिक वस्तुओं का सही प्रयोग से हम अर्थ समझें तो जैसे कोई बालक विद्यालय से आने के बाद अपने बैग को, ड्रेस को ऐसे ही बेड पे फेंक दे रहा है, तो हम उसे सामाजिक विकास से यह सिखा सकते हैं कि हमें अपने भौतिक वस्तुओं को सही ढंग से किस प्रकार रखना चाहिए। हमें उसके अंदर अच्छे मूल्य, विश्वास या व्यवहारों का भी उनके अंदर विकास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो सके और परिवार के साथ मिलकर सामाजिक विकास की योजना बनाएं। नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक नियमों को सिखाना, नैतिक नियमों को सिखाएं अच्छे समाज का निर्माण के लिए, क्योंकि नैतिक विकास बालकों के अंदर जितना अच्छा होगा, उनके मूल्य जितने अच्छे होंगे, वे उतने अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। कैसे करें? नैतिक नियमों का पालन करना सिखाएं उन्हें, कहानी और नाटक बताएं उन्हें। कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। आगे मैं इसको आपको बताऊंगी कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत में क्या बातें हैं, लेकिन कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। फिर भाषाई विकास आता है। भाषा के आधारभूत कौशलों का विकास। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं सु, बो, पली। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। भाषाई विकास की जरूरत क्यों पड़ी? भाषा संप्रेषण के लिए। भाषा संप्रेषण के लिए। संप्रेषण क्या होता है? अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरे के विचारों को स्वयं समझना, इसे ही हम संप्रेषण कहते हैं, मतलब विचारों के आदान प्रदान को। कैसे करें? भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण करें। भाषा समृद्ध वातावरण, जैसे आजकल प्राइमरी स्कूल में नए इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि मतलब दीवारों पर डायग्राम्स बने हैं, ABCD लिखी गई है, या किसी कहानी या नाटक के चित्र बने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? भाषा समृद्ध वातावरण के ही अंतर्गत आती हैं, जिससे बालक क्या भाषाई विकास और अच्छे तरीके से हो पाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा विकास की अवधारणाओं के बारे में, विकास की विशेषताओं के बारे में, विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है और विकास के पक्ष के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे राम।